सोचिए क्या होगा जब एक आम सा इंसान अचानक ये महसूस करे कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है। शुरुआत में तो ये बदलाव इतना हल्का होता है कि समझ ही नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो आदमी इंसानों की दुनिया में एक तिनके के जितना रह जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है पॉल से, जो अपनी पत्नी एलिस और अपनी इकलौती बेटी मिया के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उनके घर में टोफू नाम की एक पालतू बिल्ली भी होती है, जो दिखने में प्यारी है लेकिन स्वभाव से काफी आक्रामक है। पॉल का स्वभाव बहुत ही शांत और संवेदनशील है। उसे प्रकृति से, छोटे जीव जंतुओं से एक खास लगाव है। उसका मानना है कि हम इंसान भले ही खुद को बड़ा समझें, लेकिन इस विशाल यूनिवर्स में हम भी बहुत छोटे हैं। एक दिन पॉल नदी में नहाने जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर आसमान में बादलों के बीच कुछ अजीब सा बन रहा है, जैसे कोई गोला या फिर घेरा या फिर कोई पोर्टल हो। उस वक्त वो इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है, बस यही सोचता है कि इंसान कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड के सामने। इसके बाद वो घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसको पता चलता है कि बेसमेंट में पानी की पाइपलाइन में लीकेज हो गया है। वो उसको ठीक करने के लिए नीचे चला जाता है। वहीं पर उसकी बेटी मिया भी खेलते खेलते उसके पास आ जाती है। मिया बताती है कि उनके फिश टैंक में अब सिर्फ एक ही मछली बची है और उसे नई मछलियां चाहिए। पॉल प्यार से समझाता है कि टोफू पहले ही कई मछलियां खा चुकी है, इसलिए पहले ही इस बची हुई मछली को सुरक्षित रखना जरूरी है। अब इसी दौरान मिया पॉल को दिखाती है कि बेसमेंट में एक मकड़ी ने जाल बना लिया है और वो चाहती है कि पॉल उसको मार दे, लेकिन पॉल मना कर देता है। उसका मानना है कि छोटे जीव भी इस दुनिया का हिस्सा हैं, क्योंकि पॉल इस दुनिया को हमसे अलग नजरिए से देखता है। सिर्फ एक मकड़ी से उन्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। पॉल की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। एलिस उसका पहला और सच्चा प्यार है और मिया के आने के बाद उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। इसी संतुलित और खुशहाल जिंदगी की वजह से पॉल को दुनिया की हर रचना बहुत सुंदर लगती है, लेकिन यही शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। 5 मई की सुबह जब पॉल सोकर उठता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि बाथरूम का शावर आज कुछ ज्यादा ऊपर है और जो शर्ट उसे हमेशा ठीक फिट आती थी वो आज लंबी लग रही होती है। शुरुआत में वो इसको नजरअंदाज कर देता है, लेकिन 2-3 दिन बाद उसके सारे कपड़े जरूरत से ज्यादा लंबे लगने लगते हैं। एलिस भी देखकर पूछती है कि कहीं वो वजन तो कम नहीं कर रहा है, लेकिन पॉल जानता है कि सिर्फ वजन कम होने से कपड़े इतने लंबे नहीं हो सकते। उसे लगने लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। अब इसी शक के साथ वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सभी टेस्ट करता है, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है। बस एक बात अजीब होती है कि उसकी हाइट 176 सेंटीमीटर हो गई है, जबकि उसको पूरा भरोसा है कि उसकी लंबाई पहले 180 सेंटीमीटर थी, यानी वो पूरे 4 सेंटीमीटर छोटा हो चुका है। डॉक्टर के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता है और वो पॉल को कुछ दिन इंतजार करने की सलाह देता है, लेकिन पॉल का डर हर दिन बढ़ता जाता है। उसे साफ महसूस होने लगता है कि वो लगातार छोटा हो रहा है। उसका हेलमेट अब फिट नहीं आता। रात रात भर वो जागकर सोचता रहता है कि कहीं उस दिन आसमान में दिखा अजीब पोर्टल ही इसकी वजह तो नहीं है। क्या यूनिवर्स के सामने खुद को छोटा समझने का विचार ही इस अजीब बदलाव की शुरुआत थी? 20 मई तक हालात और बिगड़ जाते हैं। बाथरूम का शावर अब उसे काफी ऊपर नजर आता है। उसकी उंगलियां इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी शादी की अंगूठी अपने आप फिसलकर निकल जाती है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो एलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि अब पॉल कद में उससे भी छोटा हो चुका होता है। अब यहीं से पॉल की जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है और एक आम सी दुनिया उसके लिए धीरे धीरे जानलेवा बनने लगती है। इसके बाद पॉल और एलिस एक बड़े और हाईटेक हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि इस अजीब बीमारी की असली वजह का पता चल सके। वो पॉल के हर छोटे बड़े टेस्ट करते हैं। उसके शरीर के हर हिस्से की गहराई से जांच होती है, लेकिन रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं।
वो बताते हैं कि पॉल के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, उसके सारे ऑर्गन बिल्कुल ठीक हैं। बस फर्क इतना है कि जैसे जैसे पॉल छोटा हो रहा है, वैसे वैसे उसके शरीर के सारे अंग भी उसी अनुपात में छोटे होते जा रहे हैं। यानी उसका शरीर पूरी तरह संतुलन में है, बस साइज लगातार घट रहा है। अफसोस की बात यह थी कि मेडिकल साइंस के पास भी इस हालत का कोई जवाब नहीं था। पॉल कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है। डॉक्टर उसको समझाने के बजाय अब उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। करीब 2 हफ्तों के बाद पॉल को यह एहसास हो जाता है कि यहाँ पर रहने से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक रात वो चुपचाप अस्पताल छोड़कर अपने घर लौट आता है। उसका मन कहता है कि अगर उसको छोटा होना ही है तो वो अपने बचे हुए दिन मशीनों के बीच नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। अगले कुछ हफ्तों में पॉल का साइज और कम हो जाता है। अब वो एक गुड़िया के बराबर रह जाता है। एलिस की आंखों के सामने उसका पति हर दिन बदल रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पॉल अब डॉक्टर के पास जाना भी छोड़ देता है, यानी मदद की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब उनकी पालतू बिल्ली टोफू भी पॉल के लिए खतरा बन चुकी थी। टोफू अब पॉल से कई गुना बड़ी थी और उसको देखकर हमला भी कर सकती थी। इसलिए एलिस मजबूरी में टोफू को उस कमरे से बाहर निकाल देती है जहां पर पॉल रहता था। इसके बावजूद पॉल का छोटा होना रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वो मोबाइल फोन जितना छोटा रह जाता है। एक दिन पॉल देखता है कि कुछ लोग उनका घर देखने आए हैं। वो लोग शायद घर खरीदने वाले थे। ये देखकर पॉल जल्दी से छिप जाता है ताकि कोई उसको देखकर डर ना जाए। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत नाराज होता है क्योंकि एलिस उसकी मर्जी के बिना घर बेच रही थी। जब वो लोग चले जाते हैं तो पॉल गुस्से में एलिस से बहस करता है। वो याद दिलाता है कि ये घर उन्होंने शादी के बाद लिया था, यहीं पर उनकी बेटी पैदा हुई थी और इस घर से उनकी काफी यादें जुड़ी हैं। ऐसे में एलिस इसे बेच कैसे सकती है? तभी एलिस टूटे हुए मन से उसको समझाती है कि पॉल की हालत की वजह से वो महीनों से काम नहीं कर पा रहा है। अब वो ना अपना खर्च उठा पा रहा है और ना ही मिया का। ऐसे में घर बेचना ही उसकी मजबूरी है। ये सुनकर पॉल गुस्से में कहता है कि वो कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन एलिस दर्द और डर में चिल्ला पड़ती है। वो कहती है कि पॉल अब कभी भी ठीक नहीं होगा और एक दिन छोटा होते होते वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। इस बहस के दौरान पॉल इतना छोटा हो चुका होता है कि एलिस की तेज आवाजें भी उसको हिला देती हैं। वो लगभग नीचे गिरने वाला होता है। ये देखकर एलिस घबरा जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। उधर मिया को भी अब पॉल अजीब लगने लगा था। हालात ऐसे बन जाते हैं कि पॉल आने वाले दिनों में मिया को खुश रखने के लिए उसके डॉल हाउस में रहने लगता है। उसे लगता है कि भले मिया उसे खिलौना समझे, लेकिन कम से कम वो उसके पास तो रहेगा। समय के साथ पॉल को एक और परेशानी होने लगती है। जैसे जैसे उसका साइज घटता है, वैसे वैसे बड़े इंसानों की आवाज उसके कानों को चुभने लगती है। तेज आवाज उसको सहन नहीं होती। मायूस होकर एक रात वो एलिस के पास सोने चला जाता है। अब वो एलिस की उंगलियों के बराबर छोटा हो चुका होता है। धीरे धीरे पॉल को ये सच्चाई समझ आने लगती है कि उसकी अपनी फैमिली की जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। एलिस और मिया उसके बिना रहने की आदत डाल रही हैं। वो खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगता है। एक दिन जब पॉल अकेले घर में वक्त काट रहा होता है, तभी अचानक उनकी पालतू बिल्ली टोफू किसी तरह अंदर घुस आती है। डर के मारे पॉल फिसलकर एक पिन पर गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। और तब उसको एहसास होता है कि जो चीजें पहले बिल्कुल मामूली थी, अब वही उसकी जान के लिए खतरा बन चुकी हैं। एक छोटी सी पिन भी उसको गंभीर चोट पहुंचा सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा टोफू थी। अब वो पॉल को शिकार की तरह देख रही थी। अपनी जान बचाने के लिए पॉल एक पिन उठाकर टोफू से दूर भागने लगता है। वो उसे डॉल हाउस में भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन टोफू का साइज उसके मुकाबले बहुत बड़ा होता है और आखिरकार पॉल किसी तरह दरवाजे के नीचे से निकलकर बेसमेंट की ओर भाग जाता है। अब इसी दौरान टोफू का पंजा उसको छू जाता है और पॉल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब जो सीढ़ियां उसके लिए पहले बिल्कुल छोटी थी, वो उसकी नई दुनिया में पहाड़ जैसी खतरनाक बन चुकी थी।
किस्मत से पॉल कचरे के डिब्बे में गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ऊपर कमरे में एलिस आती है और फर्श पर पॉल की खून से सनी हुई शर्ट दिखती है। ये देखकर उसका दिल बैठ जाता है और उसको लगता है कि कहीं उनकी पालतू बिल्ली टॉफू ने पॉल को मार तो नहीं दिया। दूसरी ओर बेसमेंट में होश में आते ही पॉल एलिस का नाम चिल्लाने लगता है ताकि वो उसको कूड़ेदान से बाहर निकाल ले। एलिस सच में बेसमेंट तक आती भी है, लेकिन अब पॉल इतना छोटा हो चुका होता है कि ना तो वो उसको देख पाती है और ना ही उसकी आवाज सुन पाती है। तभी एलिस की नजर टोफू पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाती है। एलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि टोफू ने ही उसके पति को मार डाला है और पॉल अब इस दुनिया में नहीं रहा। उधर पॉल गुस्से और बेबसी में कचरे को इधर उधर फेंकता है और थक कर वहीं पर लेट जाता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और अब पॉल को ये कड़वी सच्चाई समझ आ जाती है कि उसका परिवार उसको मरा हुआ मान चुका है। यानी अब आगे उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। अब सबसे पहले वो कचरे में पड़ी चीजों से अपने लिए छोटे छोटे कपड़े बनाता है। किस्मत से उसे डिब्बे से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा छेद भी मिल जाता है। बाहर निकलकर वो अपनी सुरक्षा के लिए एक पिन उठा लेता है और आसपास का जायजा करने लगता है। अब इसी दौरान उसे किसी के गुजरने की हल्की सी आहट सुनाई देती है। अब वो कीड़ों मकोड़ों से भी छोटा हो चुका होता है, इसलिए डर के मारे वो जल्दी से वाटर हीटर के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसको एहसास होता है कि शायद वो अब कभी इस बेसमेंट से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर रोशनदान पर मच्छरों की जाली लगी हुई थी जिसे वो पार नहीं कर सकता था। प्यास लगने पर वो उसी लीकेज वाली पाइपलाइन से पानी पीता है। उसके पेट में चोट लगी थी, इसलिए वो पानी से अपना घाव साफ करता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। हीटर की हल्की गर्मी से वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद उसकी बेटी मिया की आवाज से खुलती है। मिया शायद बाहर उसको ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने अपने पापा को कल से नहीं देखा था। पॉल भी पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन अब सीढ़ियां उसके लिए पहाड़ जैसी बन चुकी थी। वो ऊपर जा ही नहीं सकता था। तभी उसे एलिस की आवाज सुनाई देती है, जो मिया से कह रही थी कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे, वो मर चुके हैं। ये सुनते ही पॉल का दिल टूट जाता है। उसका परिवार उसे हमेशा के लिए खो चुका था और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जहां थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है कि एलिस और मिया घर बेचकर अपनी गाड़ी से हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली हैं। अब पॉल को पूरा यकीन हो जाता है कि वो इस बेसमेंट में बिल्कुल अकेला रह जाएगा, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो फर्श पर चौक से अपना नाम लिख देता है ताकि अगर कभी एलिस या फिर मिया बेसमेंट में आए तो उनको पता चल सके कि वो जिंदा है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी खाना जुटाने की। पॉल को एक पुराना तरीका याद आता है। वो अलमारी के पीछे जाता है, जहां कुछ महीने पहले उसने एक ट्रैप में एक चीज का टुकड़ा फंसा कर रखा था। वो जल्दी से चींटियों को भगाता है और पूरा चीज अपने पास ले लेता है। उसके छोटे साइज के हिसाब से ये चीज कई दिनों तक चल सकता था। तभी अचानक एक मकड़ी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसके ऊपर हमला करने आती है। पॉल अपने पेन से आवाज करके किसी तरह उस मकड़ी को भगा देता है। अब उसे सोने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, जहां मकड़ी या फिर दूसरे कीड़े उसके ऊपर हमला ना करें। वो एक पेपर बॉक्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो पिन से उस बॉक्स को खोल सके। जिसके बाद वो दिमाग लगाता है। वो गीले कपड़े से पेपर बॉक्स को भिगो देता है और फिर आसानी से उसमें छेद करके अंदर घुस जाता है। वहां वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। वो माचिस की तिल्ली के पास जाकर सो जाता है, क्योंकि यही उसकी आखिरी सुरक्षित जगह थी। अगली सुबह उसकी नींद ऊपर से आती आवाजों से खुलती है। उम्मीद में वो पेपर क्लिप से एक लोहे की कील बजाने लगता है ताकि अगर एलिस वापस आए तो उसकी आवाज को सुन सके। लेकिन ऊपर एलिस नहीं, बल्कि सामान पैक करने वाले लोग आए होते हैं। ये देखकर पॉल की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब उसको यकीन हो जाता है कि वो अपनी पत्नी और बेटी से कभी भी मिल नहीं पाएगा। दुख और गुस्से में वो बेसमेंट में पड़ी एक बोतल से शराब पी लेता है। उसको ये भी एहसास होता है कि ये बोतल उसके लिए इतनी बड़ी है कि शायद पूरी जिंदगी भी वो इसको खत्म नहीं कर पाएगा। तभी उसकी नजर फिर से उसी मकड़ी पर पड़ती है जो फिश टैंक के पास थी। नशे की हालत में पॉल पिल लेकर उसको डराने जाता है, लेकिन अब वो इतना छोटा हो चुका था
कि मकड़ी उसको आसानी से पकड़कर पानी में गिरा देती है। अब पॉल पानी में फंस चुका था। उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था कि वो इंतजार करे जब तक मकड़ी वहां से ना हट जाए, क्योंकि तभी वो बाहर निकल पाएगा। उसकी दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी, जहां हर छोटी चीज उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी। अब ये वही मकड़ी होती है जिसे कहानी की शुरुआत में पॉल ने अपनी बेटी मिया की बात मानने से इनकार करते हुए नहीं मारा था। उस वक्त पॉल ने हंसते हुए कहा था कि एक छोटी सी मकड़ी उसका क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन हालात बदल चुके थे। आज वही छोटी सी मकड़ी पॉल की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। अब कुछ देर तक छिपकर देखने के बाद पॉल को समझ आ जाता है कि पूरे बेसमेंट में सिर्फ यही एक मकड़ी है। अगर किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए तो वो बिना डर के जी सकता है। इसी सोच के साथ पॉल एक प्लान बनाता है और चारा तैयार करके मकड़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका साइज इतना छोटा हो चुका होता है कि वो मकड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। उल्टा मकड़ी ही उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसका पीछा करते हुए उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब कुछ ही पलों में मकड़ी पॉल के ऊपर चढ़ जाती है और उसको बस मारने वाली होती है, पर तभी किस्मत से पॉल को पास में पड़े कुछ लकड़ी के टुकड़े मिल जाते हैं। वो पूरी ताकत लगाकर उन टुकड़ों को मकड़ी की आंखों की तरफ फेंक देता है, जिससे मकड़ी घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। पॉल पूरी तरह भीग चुका होता है और ठंड से बुरी तरह कांप रहा होता है। वो जल्दी से बॉक्स में रखी माचिस निकालता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो माचिस को जला लेता है। वो कचरे के पास थोड़ी आग लगाकर अपने शरीर को सुखाता है और आग की हल्की गर्मी में बैठा हुआ पॉल सोचने लगता है कि कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल गई। कभी वो एक खुशहाल इंसान था जिसके पास प्यार करने वाला परिवार था, लेकिन अब वो हर दिन छोटा होता जा रहा है और जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी पत्नी और बेटी उसको मरा हुआ मान चुकी है और वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। जहां आगे हम देखते हैं कि आने वाले कई दिन पॉल इसी बेसमेंट में गुजार देता है। धीरे धीरे उसे इस जिंदगी की आदत पड़ने लगती है, लेकिन फिर एक दिन अचानक कोई आदमी बेसमेंट में आता है। पॉल पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश करता है ताकि उसका ध्यान खींच सके, मगर अब वो इतना छोटा हो चुका होता है कि उस आदमी के कदमों की आवाज ही उसके कानों में गूंजने लगती है। उसकी आवाज उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती। छिपकर देखने पर पॉल को पता चलता है कि वो आदमी सिर्फ मछली को लेने आया है, यानी अब उसकी आखिरी दोस्त भी उससे छिन जाती है। इस तरह बेसमेंट में पॉल पूरी तरह अकेला रह जाता है। समय के साथ पॉल और भी छोटा होता चला जाता है। अब तो एक मच्छर भी उसे खुद से बड़ा लगने लगता है। तभी उसको एहसास होता है कि अब वो रोशनदान की जाली से बाहर निकल सकता है, लेकिन उसके लिए उसे ऊपर तक चढ़ना होगा। वो फर्नीचर की लकड़ी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। इस काम में उसे कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो अलमारी के ऊपर पहुंच जाता है। वहां से वो दीवार पर छलांग लगाता है और किसी तरह खुद को संभाल लेता है। अब उसे बस दीवार के छेद से होते हुए रोशनदान तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में उसकी नजर उसी मकड़ी के जाले पर पड़ जाती है। वो बहुत संभल कर आगे बढ़ता है ताकि मकड़ी को उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो, क्योंकि अब वो मकड़ी उसके लिए किसी राक्षस से कम नहीं थी। लेकिन बदकिस्मती से उसके चलने की हल्की सी कंपन को मकड़ी महसूस कर लेती है। वो तेजी से पॉल की तरफ दौड़ पड़ती है। इस पल पॉल को लगता है कि शायद अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो वहीं पर रुक जाता है और चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन शायद किस्मत एक बार फिर से पॉल के साथ होती है। तभी उसी जाले में एक और कीड़ा फंस जाता है और मकड़ी उसे खाने के लिए दूसरी ओर चली जाती है। अब ये मौका देखकर पॉल अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है और किसी तरह उस खिड़की की जाली तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसको एहसास होता है कि अभी भी उसका शरीर जाली के छेद से थोड़ा बड़ा है, यानी फिलहाल वो बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन उसको ये भी पता होता है कि उसका साइज हर दिन कम हो रहा है, इसलिए वो तय करता है कि आज वो यहीं रुककर इंतजार करेगा, जिसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसको महसूस होता है कि कुछ चींटियां उसके पैरों को काटने की कोशिश कर रही हैं। वो घबरा जाता है, लेकिन तभी वही मकड़ी आ जाती है और उन चींटियों को मार देती है। अब इसी बीच पॉल को यह भी समझ आ जाता है कि अब वो और छोटा हो चुका है।
अब उसका शरीर इतना छोटा हो गया था कि वो आसानी से जाली के छेद से बाहर निकल सकता था। पूरी सावधानी के साथ मकड़ी से बचते हुए वो आखिरकार बाहर निकल जाता है। जाली के अंदर अकेली रह गई मकड़ी को देखकर एक पल के लिए पॉल रुकता है और सोचता है कि क्या इस मकड़ी को भी उसकी तरह अकेलापन महसूस हो रहा होगा। फिर वो नीचे अपने लॉन की तरफ उतरता है, लेकिन अब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। घास की छोटी छोटी पत्तियां उसे घने जंगल जैसी लगती हैं और उन पर जमी ओस की बूंदें पानी से भरे बड़े ड्रम जैसी दिखती हैं। हर चीज उसके लिए एक विशाल और डरावनी होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी लगती है। धीरे धीरे पॉल को एहसास होता है कि अगर इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखा जाए तो ये कितनी खूबसूरत है। एक आम इंसान शायद प्रकृति की इस बारीकी और सुंदरता को कभी महसूस ही नहीं कर पाता, लेकिन उसका छोटा होना उसको ये सब देखने और समझने का मौका दे रहा है। हालांकि वो ये भी जानता है कि शायद अब वो कभी भी अपनी पत्नी और बेटी को दोबारा नहीं देख पाएगा, पर फिर भी वो ये सोचकर खुद को संभाल लेता है कि जो जिंदगी उसके पास बची है वो उसे अब अपने तरीके से जी सकता है। जिसके साथ ये इंटरेस्टिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।